नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों, समसामयिक की घटना सार के अंतर्गत हमने अर्ध राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी और आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी को हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम समसामयिक की अर्धवार्षिकी में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, निधन, ऑपरेशंस, अभियान, सम्मेलन, मेले, महोत्सव, बैठकें, समिति, आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें, इसके बाद हम उत्तर प्रदेश स्पेशल को भली भांति तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने अभी तक जो करंट अफेयर्स में पेपर दिए हैं और देखा है कि किन चीज़ों को बार बार पूछता है आयोग, उन पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि ये किताब बहुत बड़ी है। हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अपने ज़रूरत की जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है उसे हमें पढ़ना है, ज़्यादा हमें पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है दोस्तों। तो सबसे पहले चर्चित स्तर में हम पढ़ते हैं अन्ना सागर झील। ये बहुत चर्चे में रही है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं और आर्द्र भूमि कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित आना सागर झील के पास अवैध 7 बंडर्स पार्क को 6 महीने के अंदर ध्वस्त करने की बात की गई है। चर्चे में रही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब फिर अगले फोर्ट विलियम कोलकाता। ये फोर्ट विलियम कोलकाता भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम परिवर्तित कर विजय दुर्ग कर दिया गया है दोस्तों। अब अगला जो हमारा चर्चित स्थल है वो है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ के बारे में हमें ध्यान रखना है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की बात की है। इम्पोर्टेंट है। और इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर अगले हम पढ़ते हैं चर्चित ऋषिकुल्या बीच। ये ऋषिकुल्या बीच है, उड़ीसा का ऋषिकुल्या बीच नदी का मुहाना हाल के 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा है। इंपॉर्टेंट है। ऑलिव रिडले के जो कछुए होते हैं ये भारत में बहुत आयत पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडे दिए हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर इस कछुओं की इस प्रजनन प्रक्रिया को आरवाड़ा नाम से भी जाना जाता है, तो इसको नहीं ध्यान देना है। बाकी हम चर्चित व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं मनोज कुमार, जो कि भारत का रहने वाला हूँ गीत गाया था। तो 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। और देशभक्ति पर आधारित इनकी फिल्म थी शहीद है, उपकार है, पूरब और पश्चिम है। मनोज कुमार का जन्म एबटाबाद, जो कि एबटाबाद आपको ध्यान होगा कि उसामा बिन लादेन को वहीं से अमेरिका ने मतलब पकड़ के मारा था। तो 1937 में इनका जन्म हुआ था। बस इतना ही ध्यान देना है। इनको एक लीवर सर्जरी बीमारी थी, इसके अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। इनको पद्मश्री तथा साफल के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब हम एन चंद्रशेखरन को पढ़ते हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर को भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। ये नाटहुड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आता है, पीसीएस परीक्षा हो या फिर आरओ एआरओ परीक्षा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। निधि कर, अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनको जब भी कोई सस्टेनेबिलिटी से संबंधित कोई पुरस्कार या सम्मान होता है तो वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। फिर अगला चर्चित जो व्यक्ति हैं वो हैं तिसेउगे गायले। तिसेउगे गायले, ये दक्षिण अफ्रीका के तिसेउगे गायले ने फरवरी 2025 में लास वेगास में मिसेज बर्ड 2025 का खिताब जीता है। कहाँ की हैं? अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीका की। फिर हम याद रखेंगे काम्या कार्तिकेयन, 17 वर्षीय पर्वतारोही हैं। इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली विश्व की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ध्यान क्या रखना है कि 20 मई 2024 को 16 साल की उम्र में काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की यही मतलब वो चढ़ने वाली पर्वतारोही बनी थी दोस्तों। फिर अगला हमारे चर्चित व्यक्ति को याद रखना है कमला देवी अरविंदन। हमको ध्यान देना है कि इनको भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखिका कमला देवी अरविंदन को उनके लेखन के लिए सिंगापुर की वुमन हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिमी कार्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमें ध्यान क्या देना है कि अगला जो चर्चित व्यक्ति है वो है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में हमें ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी
का 73 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनके बारे में एक ही ध्यान रखना है कि एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी जीतने वाले वे पहले भारतीय थे और ये पुरस्कार उन्हें 2024 में प्राप्त हुए थे। इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले हम देखते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे और जो हमारा देश में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं। इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान ये रखना है कि इनके बारे में हमने पढ़ भी चुके हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ था। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार भी रहे थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे, यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे थे, चेयरमैन, वित्त मंत्री रहने के पश्चात 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनको आर्थिक सुधारों के सलाहकार के रूप में इनको जाना जाता है, आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। दोस्तों अब हम नवीनतम नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो एन चंद्रशेखरन, इनके बारे में ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ का सदस्य इनको बनाया गया है। दोस्तों ये टाटा सन्स के अध्यक्ष और आरबीआई बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हमें ध्यान रखना राजीव गौबा, इनके बारे में, ये पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। निधि तिवारी, 2014 की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि पर्सनल इनको सचिव बनाया गया है। पूनम गुप्ता के बारे में ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल 2025 को पूनम गुप्ता को बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश कुमार, 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार को 17 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने राजीव कुमार की जगह का मुख्य चुनाव आयुक्त को घोषित किया गया कि उनको ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया है। डॉक्टर विवेक जोशी को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया, किसको? डॉक्टर विवेक जोशी को। दोस्तों हमें याद रखना है कि ज्ञानेश कुमार को आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की, चलो ये तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं अगला चर्चित व्यक्ति कौन है हमारे, तोहिनकांत पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोहिनकांत पांडे को मांडवीपुरी बुच के स्थान पर सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। सरली बोचवे, घाना की प्रसिद्ध राजनयिक सरली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। दोस्तों फिर हम अगला चर्चित व्यक्ति पढ़ते हैं, काश पटेल। भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का 9वें निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई है। इन्होंने अपनी शपथ भगवत गीता पर हाथ रखकर ली है। फिर हम अगले चर्चित व्यक्ति को पढ़ते हैं, शक्तिकांत दास। भारत सरकार के केरल कैडर के सेवानिवृत्ति IAS अधिकारी और RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जारी रहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। फिर हम अगले पढ़ते हैं, अंजू राठी। भारत सरकार ने मार्च 2025 के अंत में अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। देश की पहली महिला विधि सचिव हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। फिर अब अगले हम पढ़ते हैं डॉक्टर बी नारायण। डॉक्टर बी नारायण को जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने आई स्वामीनाथन का स्थान लिया है। दोस्तों जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, हमें याद रखना है कि जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यम को दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इम्पॉर्टेंट है। मदन बी लोकुर, इनके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मदन बी लोकुर को दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्यास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। संजय मूर्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के हैं। इनको नियंत्रण महालेखा परीक्षक नवंबर 2024 में नियुक्त किया गया है, यानी कि नियंत्रण लेखा महापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह हमारे संजय मूर्ति को बनाया गया है। अब बाल्डेसी उर्किजा को हमें ध्यान रखना है कि ब्राज़ील के पुलिस कमिश्नर बाल्डेसी उर्किजा को विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का नया महासचिव बनाया गया है। इंटरपोल ये पूरे वर्ल्ड की पुलिस कहा जाता है इसके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम ऑपरेशन अभियान देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन आपका है अभ्यास इंद्र। इसको ध्यान रखना है कि ये किसके बीच है। ये भारत और रूस के नौसेनाओं के बीच होने वाला ये का मतलब है, और ये चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया था। अभ्यास इंद्र। ऑपरेशन ब्रह्मा को भी ब्रह्मा इंद्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये म्यांमार
में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्रह्म चलाया गया था। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत गिल के नेतृत्व में चला था। क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर या प्रधानमंत्री की मतलब नेतृत्व में, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं चला है, ना तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में चला है। ये दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह गिल की नेतृत्व में इसको विनाशकारी आए भूकंप म्यांमार के में राहत और आपदा के लिए इसको चलाया गया था दोस्तों। फिर हमें ध्यान रखना है कि धर्म गार्जियंस 2025 ये किस किस के बीच है? ये भारत और जापान के बीच ये अभ्यास होता है। इसको बस ये धर्म गार्जियंस का 6वां संस्करण था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स अभ्यास होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ अभ्यास और किस किस देश के बीच होते हैं, इसका मैच करवाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं डेजर्ट हंट 2025, पिछली बार पूछा गया है इसका क्वेश्चन। ये राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सुरक्षा चुनौतियों के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। ये भारत सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना गरुड़ बल के और कृत्रिम युद्ध वातावरण के साथ एक भागीदारी होती है। ये सभी सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों। फिर हमें अगला ध्यान रखना है कि खंजर 12 को भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि किस किस के बीच होता है। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ये दोनों देशों के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने और भारतीय सेना और किर्गिस्तान सेना के विशेष बल के सर्वोत्तम प्रयासों को दर्शाता है। फिर अगला अभ्यास में ध्यान रखना है अभ्यास वरुण 2025, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। इस अभ्यास में भारत की ओर से INS विक्रांत, MiG-29K और विध्वंसक फ्रेगेंट और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी ने हिस्सा लिया था। ये फ्रांस की ओर से चार्ल्स डे गाल, राफेल एम ने भी हिस्सा लिया था दोस्तों। सूर्य किरण हमको याद रखना है कि किस किस के बीच है, भारत और नेपाल के बीच है। ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया था दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला हमें ध्यान रखना है कि अभ्यास से बिनबैक्स किसके बीच होता है। अभ्यास बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है। ये अम्बाला के साथ साथ चंडी मंदिर में भी ये संयुक्त अभ्यास को आयोजित किया गया था, ये भारत में आयोजित किया गया था। फिर अगला हमें योजना एवं परियोजना में स्वावलंबी कार्यक्रम, ये योजना परियोजना के अंतर्गत स्वावलंबी कार्यक्रम को हमें बहुत याद रखना है। ये नीति आयोग के सहयोग से मेघालय और असम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। ठीक है। फिर अगला प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0, इसको भी देखना है ध्यान से। 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना, ताकि वे भारत में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें। योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन जो एजेंसी थी वो NBT यानी नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार है। उद्देश्य इसका है भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को उजागर करने वाले नए लेखकों को तैयार करना। अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम बहुत चर्चे में रहा है। 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया गया था। तो ये हमको ध्यान रखना कब, ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर इसको आयोजित किया गया था दोस्तों। फिर हमें अगले ध्यान रखना है कि सम्मेलन, प्रदर्शनी, मेले और महोत्सव, इसमें प्रकृति 2025 हमें ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये कार्बन बाजार पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्बन बाजार पर आधारित इस से पहले सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। ये किस पर आधारित है? ये कार्बन बाजार पर आयोजित है। अब वो अगला हमें ध्यान रखना है कि भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, कलिंग यानी कि कॉलिंग, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में IMC चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इसको आयोजित किया था। इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 की राह, इसके लिए समृद्धि का मार्ग। इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका को रेखांकित करना। फिर अगला देखते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव, ये भी सम्मेलन इम्पॉर्टेंट था। ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में 4 से 9 जनवरी 2025 को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया था और इसका जो विषय था
विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण इसका आदर्श वाक्य था। गांव बढ़े तो देश बढ़े, इम्पोर्टेंट है। फिर अगले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव, ये कोलकाता में हुआ था। ध्यान ये रखना है कि इसके अंतर्गत फोकस कंट्री कौन सा था, वो फ्रांस था। और तपन सिन्हा हैं, इनके द्वारा निर्देशित जो मूवी थी वो थी गल्फ होलेओ सोती महोत्सव का उद्घाटन फिल्म थी। और महोत्सव में बुल्गारिया की फिल्म तारिका, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन रॉयल बंगाल अवार्ड दिया गया था दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025। 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन हुआ, ये भी नई दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। इसमें इसका जो विषय था वो था रोगी सुरक्षा का नया योग, इम्पोर्टेंट है। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महिला सम्मेलन जो था शांति सैनिकों सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था शांति अभियानों में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य था। अब इस सम्मेलन में कौन कौन मतलब इसका सहयोगी था, तो विदेश मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र की तो इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमें ध्यान रखना है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, इसको हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। ये मस्कट ओमान में हुआ था 8वां हिंद महासागर, और इसका सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, इम्पॉर्टेंट है। जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन, ये कहाँ हुआ था, ये भी नई दिल्ली में हुआ था, तो इसको याद रखना है। फिर हम देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में KM3 NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रॉनों की खोज की है। तो सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि KM3 NET ये क्या चीज़ है, एक वेधशाला है, इसको याद रखना है। फिर हम देखते हैं एलन मस्क की AI कंपनी ने नया AI चैटबॉट गोर्क 3 लॉन्च किया है, गोर्क GORK3 लॉन्च किया है, गोर्क 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किसने लॉन्च किया है, कि ये एलन मस्क की AI कंपनी है, उसने ये लॉन्च किया है। फिर अगले हम देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दिगंतारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। दिगंतारा यानी कि दिगंतारा एक कौन से देश की बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिगंतारा स्टार्टअप 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा वेंडरबर्ग कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का सफल प्रक्षेपण किया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था। फिर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ये भी चर्चे में रही है सुनीता विलियम्स की ड्रैगन कैप्सूल की धरती पर सफल वापसी, ये अभियान बहुत चर्चे में रहा है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थी, ये 19 मार्च 2025 को धरती पर सुरक्षित लौटी थी। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है कि एलन मस्क की कौन सा स्पेस एक्स का था जो ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 सुनीता विलियम्स से 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा के समुद्र से लैंड हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। फिर हम अगले देखते हैं, अगले हमारा सेक्शन चलता है रक्षा प्रतिरक्षा में पहली स्वदेशी NASM-SR मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। भारत ने ओडिशा तट पर चांदीपुर में पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल यानी कि NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल भारतीय नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से दागी गई और अपने लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया था। पूछा जा सकता है NASM-SR ये क्या है, तो ये कौन सी मिसाइल है दोस्तों, इतना हमें ध्यान रखना है। फिर हम अगले देखते हैं कि भारतीय नौसेना में रोबोटिक्स डॉग म्यूल्स यानी कि रोबोटिक डॉग से म्यूल्स है, इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये म्यूल्स क्या है। इसको नाम हमने दिया था रोबोडॉग्स, जिन्हें हमने संजय नाम दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूल MULE, इसका पूरा नाम है मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट। ये छोटे हथियारों से लैस हैं तथा दुश्मन की उपस्थिति भांप कर तुरंत हमला करने में सक्षम है। ये क्या है, भारतीय थल सेना ने पहली बार रोबोटिक्स कुत्तों की यूनिट शामिल की है, यानी कि भारतीय नौसेना थल सेना ने क्या शामिल करा है, यानी कि कुत्तों की रोबोटिक्स, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अगले देखते हैं INS तुसिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, ये INS तुसिल को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। फिर हम अगले देखते हैं नवीनतम पुस्तकें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पुस्तक याद रखनी है हाउ इंडिया स्केल्ड IMT G20। अब नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की ये किताब है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कर्माज
यानी कि कर्माज चाइल्ड, भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ शोमैन किसको कहा जाता है? सुभाष घई के लिए, ये उनकी किताब है दोस्तों। कर्मयोगिनी वीरांगना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजया राहटकर, ये उनकी किताब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द न्यू आइकन, आइकन ये साइबर एंड द फैक्ट, यानी कि साइबर कर की से संबंधित जो पुस्तक है इसको अरुण शौरी ने लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगली किताब है दिया सलाई, ये आत्मकथा है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से। फिर अगली किताब है भारत एट द रेट 100 इनविजिंग, यानी कि इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम की ये पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वाइल्ड फिक्शंस, ये भी अमिताभ घोष की किताब है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली जो किताब थी वो थी अमिताभ कांत की, अमिताभ घोष की। फिर अगली किताब है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, अरविंद पनगाड़िया की पुस्तक है, इसलिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। फिर अगले हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश समसामयिकी को हम पढ़ेंगे। तो अभी इतनी वीडियो रखते हैं छोटी सी, जिससे आपकी करंट अफेयर्स अच्छे से हो सके। नमस्कार दोस्तों।